हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। हमने आपको सीटेट का एसएसटी के क्वेश्चन करवाए थे 2021 के, और वो क्वेश्चन की संख्या थी 25। अब उसके आगे फिर 26वां क्वेश्चन से हम आपको कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं? तो हमारा इसका आंसर है ए, ओनली ए और बी। तो एक है प्राकृतिक आपदा और दूसरी है पानी की कमी। अब इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। विश्व में प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वे होते हैं जिनके कारण लोग अपना निवास स्थान, उद्गम स्थान छोड़ते हैं, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनैतिक उपद्रव, प्राकृतिक आपदा, प्रतिकूल जलवायु, पानी की कमी, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति का अनुकूलन न होना। अब दूसरा है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो विभिन्न स्थान के लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे रोजगार के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, शिक्षा, अनुकूल जलवायु। तो हम चलते हैं 27 पे क्वेश्चन पे। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ये ए कथन हमारा क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। और बी कथन बी, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, यानी कि ए और बी सही है। तो यानी कि दोनों ही क्वेश्चन हमारे कथन सही हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ये भी सही है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। तो इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। कृषि एक मुख्य विकास था जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। कृषि दुनिया के आबादी के 1/3 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। भारत में गंगा नदी के मैदान में धान की खेती आरंभ हुई, जिसके लगभग 8000 से 9000 वर्ष पूर्व के प्रमाण मिलते हैं। MS स्वामीनाथन को भारतीय कृषि विज्ञान का पिता माना जाता है। आप याद कर लीजिएगा कि जिसके लगभग 8000 से 9000 वर्ष पूर्व के प्रमाण मिलते हैं। MS स्वामीनाथन को भारतीय कृषि विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28। ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य हमारा केरल है। आंसर सी सही है। तो हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस लगभग 2000 साल, यहाँ सात नहीं बेटे भाई साल होगा, पहले केरल राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय
उन्हीं को जाता है। उन्होंने उस काल में सर्वप्रथम एक दिन नदी के किनारे तप कर रहे कुछ नंबूदरी ब्राह्मणों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी और उन्हें ईसाई बनाया था। हालांकि इस बात पर भी विवाद है कि उन्होंने ऐसा किया था या नहीं। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने आदिवासियों को ईसाई बनाया था, जिसके चलते आदिवासियों में बहुत रोष था। इस रोष के चलते चेन्नई शहर के एक माउंट पर 72 ईस्वी में संत थॉमस एक आदिवासी भील के भाले से मारे गए थे। उस पहाड़ को आजकल सेंट थॉमस माउंट कहा जाता है। एक बार इसको रिपीट करते हैं। ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले केरल राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने उस काल में सर्वप्रथम एक नदी के किनारे तप कर रहे कुछ नंबूदरी ब्राह्मणों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी और उन्हें ईसाई बनाया था। हालांकि इस बात पर भी विवाद है कि उन्होंने ऐसा किया था या नहीं, यानी कि उन्होंने ये ऐसा किया कि नहीं किया ये नहीं पता। यह भी कहा जाता है कि दूसरा तथ्य कि उन्होंने आदिवासियों को ईसाई बनाया था, जिसके चलते आदिवासियों में बहुत रोष था। इस रोष के चलते चेन्नई शहर के एक माउंट पर 72 ईस्वी में संत थॉमस एक आदिवासी भील के भाले से मारे गए थे। उस पहाड़ को आजकल सेंट थॉमस माउंट कहा जाता है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 29 पे चलते हैं। विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करें। तो ये है, विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है। भारत की विविधता में एकता है। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए बी सी डी, यानी कि सभी सही हैं। और हम इसकी करते हैं व्याख्या। भारत की विविधता कई स्तर है। विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है। भारत की विविधता में एकता है। विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। भाषा, बोली, पहनावा, सामाजिक रीत रिवाज, पूजा पद्धति, रंग आदि कई चीज़ें हैं जिनमें विविधता है। विविधता माने अलग अलग। इस विविधता का सम्मान होना चाहिए और उसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं? तो हम सी होगा। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो हमारा अब इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। तो राष्ट्रपति, ये तो सही उत्तर दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कहना है। राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत के पहले नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार
राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है, अतः कथन ए गलत है। हमारा कथन ए क्या था? उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा कथन ये गलत है। लेकिन जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपना व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकता जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो, अतः कथन बी भी गलत है। वह संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक, यदि यह कथन विधेयक नहीं है, को वापस कर सकता है, अतः कथन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 यानी 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। एक बार इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सभ्यता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। आशा करती हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इसकी व्याख्या। अब हम चलते हैं 31 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में सही है? तो ये क्या है? इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ब्रिटिश सरकार की आलोचना करती है तो उसको बिना कोई कार्रवाई किए उसको वैसे ही पकड़ा जा सकता था, गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। तो इसकी हम करेंगे व्याख्या। तो 1870 के राजद्रोह अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीय कानून में देशद्रोह, राजद्रोह एक संगीन अपराध है। अंग्रेजी हुकूमत के समय साल 1870 में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 ए, कौन सी संहिता? आईपीसी की धारा 124 ए जोड़कर राजद्रोह को अपराध बनाया गया। आईपीसी की धारा 124 ए के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लिखकर, बोलकर या फिर किसी अन्य तरीके से भारत में विविध द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, शत्रुता या फिर अपमान पैदा करेगा तो उसको राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। राजद्रोह के लिए 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राजद्रोह बनाने कानून को लेकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था कि आईपीसी की धारा 124 से नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बनाया गया कानून है। सही बात है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आईपीसी की धारा 124 ए नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बनाया गया है। तो ये 31 क्वेश्चन की व्याख्या आशा करते हैं आप सबको समझ में आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 32 क्वेश्चन पे।
गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। तो ये है मिट्टी। सिर्फ हम आंसर बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। तो इसका आंसर है मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना। तो गैर कृषि क्रियाकलापों में विभिन्न उपक्रम शामिल हो सकते हैं, जैसे हस्तशिल्प, घरेलू और साथ ही गैर घरेलू छोटे पैमाने पर निर्माण, खनन, उत्खनन, मरम्मत, सामुदायिक सेवा, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, ईंट बनाना, टोकरी बनाना आदि। लेकिन निश्चित रूप से निर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्रिया में कृषि से संबंधित कोई क्रिया नहीं की जाती है। आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन की व्याख्या समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पर। साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है? तो हमारा होगा बी, कार इंजन और पहिए। साप्ताहिक बाजार का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उसे समेट लेते हैं। अगले दिन में अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं। इस बाज़ार का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, जैसे सब्जियां, कपड़े से लेकर बर्तन तक, लैपटॉप कवर, मोबाइल चार्जर, फ्रिज कवर और नाखून कटर इत्यादि। जबकि इस बाज़ार में कार, इंजन और पहिए की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 34 पर। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो इसका हमारा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा बी। ये कथन किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। तो इसकी व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। भीमराव जी अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891, 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय थे। वो स्वतंत्र एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। इनका कहना था, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन की व्याख्या समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग 35 पे। छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है? सी है हमारा आंसर, पुरुष भारतनाट्यम नृत्य। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं।
छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए पुरुष भारतनाट्यम नृत्य उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है, क्योंकि लैंगिक असमानता एक सामाजिक घटना है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। अध्ययन, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, व्यक्ति रुचियों, पारिवारिक जीवन, कैरियर और राजनीतिक संबद्धता सहित कई क्षेत्रों में लिंग के विभिन्न अनुभव दिखाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में लिंग असमानता का अलग अलग अनुभव किया जाना है और यह गैर द्विआधारी लोगों को भी प्रभावित करता है। 36 क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना यह कृत्य है। आंसर है सी, उल्लंघन का। आंसर सी। तो मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना यह उल्लंघन का कृत्य है। उल्लंघन एक क्रिया है जो उन कार्यों का वर्णन करती है जो लोगों, कानूनों, संपत्ति और रीति रिवाजों के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाते हैं। ड्राइवर तब कानून का उल्लंघन करते हैं जब वे लाल बत्ती पर रुकने में विफल होते हैं और जब लोग आपकी व्यक्तिगत बातचीत को सुनते हैं तो आपकी गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग 37 क्वेश्चन पर। कक्षा में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त है? तो ए है मुजलेहा 19 वर्ष विधानसभा चुनाव में मतदान कर रही हैं। बी है एना 31 वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही हैं। ये ए और बी हमारा दोनों सही है। मुजलेहा किसी का नाम है, एना भी किसी का नाम है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही है। तो अब इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण निम्न है। मुजलेहा 19 वर्ष विधानसभा चुनाव में मतदान कर रही है तथा एना 31 वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है। वैश्विक मताधिकार से तात्पर्य एक ऐसी पद्धति से है जो समान रूप से देश के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु के बाद बिना किसी धर्म, जाति, रंग, संपत्ति और लिंग के भेदभाव करते हुए मत करने का और प्रजातंत्र में अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त कराती हो। हमारे देश के संविधान के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक 18 वर्ष की आयु के बाद वैश्विक माना जाता है। इसलिए हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु के बाद बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होता है और इसमें आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकार में भी गिना जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 क्वेश्चन पे। कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? तो हमारा आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र सर्वोच्च न्यायालय केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है। सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठ संवैधानिक संस्था है और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख है। कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख है।
जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं। 28 फरवरी 1950 से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को अपील की सर्वोच्च अदालत के रूप में बदल दिया है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में उल्लिखित है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 39 क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मानने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्नलिखित रणनीतियों में से यह महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर होगा डी, एकता का प्रदर्शन करना। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के सम्मान में समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मानने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित होती हैं, जो उनकी रणनीतियों में से महिलाओं के आंदोलन के संबंध में एकता प्रदर्शन करने के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य है महिलाओं को हर वो अधिकार प्रदान किए जाएं जो एक समान नागरिक को दिए जाते हैं। भेदभाव ही उनके पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह है। साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। कहाँ पे सबसे पहले मनाया गया था? साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40। निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं? तो आंसर हमारा है ए, विद्यालय में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना। और आंसर हमारा है सी, बच्चों में भूख की समस्या को कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना। और डी भी सही है, बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। ये भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो हम लोग इसकी करते हैं व्याख्या। तो मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों के बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना, बच्चों में भूख की समस्या कम करके इनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना, बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना तथा विभिन्न वर्गों जातियों के बच्चों द्वारा एक साथ इकट्ठा रखना, खाने से समानता की भावना को विकसित करना व जाति पात के भेदभाव को दूर करना। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 41। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण लक्षित है। शिक्षा ए, शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर। बी, समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर। इसकी व्याख्या करते हैं।
सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर तथा समस्याओं की स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर लक्षित है। सामाजिक अध्ययन विषय का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। मानव ने इस सृष्टि पर जीवन कैसे आरंभ किया, उसका भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक वातावरण क्या था, इसका ज्ञान बालकों को देना आवश्यक है, क्योंकि तभी उन्हें अपने अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 42 पे। समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता है। हमारा बी सही है। सभी बच्चों का नामांकन होता है। तो अब हम लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं। समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता के अंतर्गत सभी बच्चों को नामांकन होता है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिससे सभी संस्कृतियों को साथ मिलकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। इसके अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन है हमारा। सामाजिक विज्ञान का कि एक प्रगतिशील अध्यापक या अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। हमारा आंसर होगा ए, कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा सक्रियता से भाग लेने के लिए। इसकी व्याख्या करते हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रगतिशील अध्यापक हमेशा अपने विद्यार्थियों को कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की चिंतन को प्रेरित करता है और इनके ज्ञान तथा वर्तमान विचारों की समझ प्रदान करता है, जो उनकी प्रगति को मापने में मदद करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है 44। बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्री उपागम को निर्देशित करता है, वह है हमारा बी, आंसर सही है। संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनाना। बी, इसकी व्याख्या करते हैं। बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन के विषय के पुस्तकों के शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करता है, वह संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ को बनाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। किसने की थी? गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। बुनियादी सिद्धांत गुणात्मक अध्ययन का एक तरीका है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुभव के आधार पर डेटा से एक सिद्धांत स्थापित करने के लिए है। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 45 क्वेश्चन पे। कथन वाले क्वेश्चन हमारे ज़्यादा आते हैं, इसलिए थोड़ा से इसको हम लोग थोड़ा समझ के पढ़ेंगे। कथन ए तथा बी को पढ़िए व सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा कथन ए क्या है? हमारा कथन ए है, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर कथात्मक वृत्तांत व्यक्तिक अध्ययन या बच्चों के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है। और हमारा बी, बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? ए और बी दोनों सही हैं
तथा बी सही है, व्याख्या है ए की। तो इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं ना। सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर कथात्मक वृत्तांत, व्यक्तिगत अध्ययन या बच्चों के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है। बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं। वास्तव में अनुभव से सीखना यानी खुद करके सीखना है। किसी और को करते हुए देखकर या किसी को सुनकर या किताब पढ़कर सीखने से बिल्कुल अलग है। दूसरों को करते हुए देखने, सुनने या किताबें पढ़ने से हमें काम की सूचना भर मिलती है। काम को खुद अपने हाथों से करते हुए अनुभव करना बिल्कुल अलग चीज़ है, जिसमें हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। अब हम लोग करेंगे 46 क्वेश्चन। एक फील्ड ट्रिप के सफल होने के लिए इसे 3 चरणों में सावधानी पूर्वक आयोजित करने की आवश्यकता है। तो कैसे, इसका आंसर होगा हमारा ये योजना, निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई। इसकी व्याख्या करते हैं। एक फील्ड ट्रिप के सफल होने के लिए 3 चरणों की आवश्यकता है: तैयारी, योजना गतिविधियाँ या निष्पादन और अनुवर्ती गतिविधि तैयारी। छात्र और शिक्षक दोनों पर लागू होती है। शिक्षक अक्सर यात्रा से पहले गंतव्य और विषय के बारे में जानने के लिए समय निकालते हैं। फील्ड ट्रिप पर होने वाली गतिविधियों में व्याख्यान, पर्यटन, कार्यपत्रक, वीडियो और प्रदर्शन अक्सर शामिल होते हैं। अनुवर्ती गतिविधियों में आमतौर पर चर्चाएं होती हैं, जो कक्षा में एक बार फील्ड ट्रिप पूरी होने के बाद होती है। तो आशा करते हैं ये भी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं 47 क्वेश्चन पर। प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय किस संप्रत्यय पर सबसे पहले विचार करेंगे? तो हमारा आंसर है ए, विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना। हम इसका व्याख्या कर लेते हैं। प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना पर सबसे पहले विचार करेंगे। पाठ योजना में अध्यापक अपनी विषय वस्तु को भी स्पष्ट करता है। वह भली प्रकार से इस पर विचार कर लेता है कि मुझको क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। इस तरह से अध्यापक पाठ्य वस्तु को स्पष्ट कर उसका विश्लेषण कर लेता है और पाठ योजना में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 पे। निम्न में से कक्षा गतिविधियों में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा बी, छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना। क्या कहना? छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना कक्षा गतिविधियों में पाठ्य पुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका है। पाठ किस बारे में होगा इस विषय में सोचने में वो छात्रों की सहायता करती हैं, जिससे उन्हें पाठ को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलती है। 49 क्वेश्चन है हमारा, आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन उदाहरण
है। हमारा आंसर होगा बी, जटिल कौशल का। इसकी व्याख्या करते हैं। आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन जटिल कौशल का उदाहरण है। तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना आलोचनात्मक चिंतन या समीक्षात्मक चिंतन कहलाता है। रचनात्मक एक प्रकार का चिंतन है जिसमें नवीन विचारों का निर्माण शामिल है। अध्ययनों के अनुसार लोग जो अपसारी चिंतन अधिक करते हैं वो अधिक रचनात्मक होते हैं। रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया में 4 चरण शामिल हैं: तैयारी, विस्मयन, अंतर्दृष्टि और सत्यापन। तो क्वेश्चन 50 पे है हमारा। चलते हैं 50 क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी। Forty-nine